हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं कि आपको मिनी सीमेंट प्लांट कैसे लगाएंगे। इसके पहले हमने आपको हाउ टू सीरीज में बताया था कि सीमेंट प्लांट लगाने का क्या क्या तरीका होता है। पार्ट 1 में हम टोटल ब्रीफ आपको बताए थे, क्या मैन पावर लगेगा, क्या लैंड रिक्वायरमेंट, क्या क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हमने बताया कि आप सबसे न्यूनतम में जो भी मिनिमम में प्लांट लगाना चाह रहे हैं, आप ब्लेंडिंग यूनिट से जाइए। थर्ड हमने बताया कि आप मिनी क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लगाइए, करीब 4 से 5 करोड़ में आप प्लांट लगा सकते हो। अब थोड़ा सा हायर में जाना है। गवर्नमेंट से जो लीज पे लेना है लाइमस्टोन वो मिल गया है। हम टोटल इंटीग्रेटेड मिनी सीमेंट प्लांट लगाना चाह रहे हैं और पूंजी हमारे पास में करीब 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक का है। तो उस कंडीशन में आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप वर्टिकल शाफ्ट किल लगाइए। कुछ इसके एडवांटेज होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपकी पूंजी कम है, आप हायर कैपेसिटी में नहीं जा सकते हैं, केवल आपके पास में ओनली 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक का ही पूंजी है, इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, तो आप वर्टिकल शाफ्ट किल लगा लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सबसे पहले जो भी क्लियरेंस लेना है, गवर्नमेंट का एनवायरमेंटल का क्लियरेंस लेना है, कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट होना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो भी क्लियरेंस लेना है, वो लेने के बाद ही आप सोचिए इस प्लांट को लगाने के लिए। प्रॉपर पब्लिक हियरिंग हो जाना चाहिए। जो भी EIA रिपोर्ट है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और प्रॉपर क्लियरेंस मिलने के बाद आप वर्टिकल शाफ्ट किल लगा सकते हैं। वर्टिकल शाफ्ट किल अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने हैं, तो दोस्त जो हमारे नॉलेज में है अभी रनिंग में ओनली 6 to 7 नंबर ही है, लो कैपेसिटी में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा है, वो रोटी किल है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कास्ट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कास्ट है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो सबसे बेटर होता है। अब बात आती है कि हम वर्टिकल शाफ्ट किल लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिंकर भी बनाएंगे और सीमेंट भी बनाएंगे। तो क्लिंकर बनाने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा, वही सेम मटेरियल लगेगा जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको लाइमस्टोन लगेगा। लाइमस्टोन जनरली गवर्नमेंट के पास में होता है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि लाइमस्टोन का माइंस कहाँ पर है। जब पता चल जाएगा तब आप गवर्नमेंट से एप्लीकेशन दे के उसको आप लीज में ले सकते हैं। लीज में लेने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, उस प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए, प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए। आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, IBM से लेना पड़ेगा, DGMF से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तो उसके बाद में आप माइंस यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ अमाउंट देने पड़ते हैं, वो करीब करीब लग जाते हैं कि आप कितना साइज का लाइमस्टोन लेना चाह रहे हैं, कितने साल तक के लेना चाह रहे हैं, कितना डिपॉजिट कैपेसिटी लाइमस्टोन का होता है, उसके हिसाब से आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट चार्ज आपका लगेगा। उसके बाद में जितना लाइमस्टोन आप यूज करते जाएंगे लॉयल्टी बेसिस पे करीब करीब 105 रुपीज़ पर टन के हिसाब से आपको जितना लाइमस्टोन आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट को लॉयल्टी देते रहिए। तो इसके द्वारा आप लैंड यूज कर सकते हो लाइमस्टोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जहां पर लाइमस्टोन है वहीं आपको VSK प्लांट लगाना है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि सीमेंट बनाने में, मींस क्लिंकर बनाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है वो है लाइमस्टोन। करीब करीब 96% तक यूज होता है। तो मींस जो लैंडेड कॉस्ट है लाइमस्टोन का वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। जनरली जितने भी प्लांट होते हैं वो लाइमस्टोन का जहां माइंस होता है वहीं आसपास में ही लगे रहते हैं। तो जिसके द्वारा करीब करीब 36 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर टन के हिसाब से लैंडेड कॉस्ट पड़ता है लाइमस्टोन का। तो उसी कॉस्ट में हमको सीमेंट बनाना है, तभी आप प्रॉफिट इस बिजनेस में पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइमस्टोन 50 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, लैंडेड कॉस्ट ही पड़ रहा है करीब 500 रुपीज़ 400 रुपीज़ पर टन के हिसाब से, तो आपको लॉस में आना ही आना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेजर सप्लायर हैं
आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन एसीसी से है, आपका कंपटीशन अल्ट्राटेक से है, आपका कंपटीशन जेके सीमेंट से है। तो बड़े बड़े बिग जायंट से आपका कंपटीशन है, वहां पर क्वालिटी डिटीरियोरेशन भी नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा, जो भी क्वालिटी पैरामीटर है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि आप सीमेंट बना रहे हैं, आप बना ही रहे हैं 200 रुपीज में, 250 रुपीज पर बैग के हिसाब से, तो आपको घाटा लगने ही लगना है। तो आप शुरू में ही मैं क्लियर कट बता देना चाह रहा हूं कि जहां माइंस है वहीं पर आपको प्लांट लगाना है, दिमाग में डाल लीजिए। उसके लिए लीज पे तो मिल जाएगा लाइमस्टोन, और प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए बीएसके प्लांट को लगाने के लिए करीब करीब 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक का जमीन चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का प्लांट लगाना चाह रहे हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50 प्रॉपर आपको ग्रीनरी भी करना पड़ेगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म होता है कि आपको 33% का आपको ग्रीनरी करना पड़ेगा, वो लैंड होना जरूरी है। तो आपका उसी हिसाब से आपको लैंड लेना पड़ेगा प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए। रॉ मटेरियल में यूज होता है लेटराइट करीब करीब 3 to 4% तक का यूज होता है। उसका लैंडेड कॉस्ट आप निकाल के रखिए जब आप शुरू में स्टार्टअप करने जा रहे हो कि हमारा इनिशियल में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। जिप्सम लगेगा, उसका लैंडेड कॉस्ट निकाल के रखिए। फ्लाइस लगेगा, उसका लैंडेड कॉस्ट निकाल के रखिए। अगर आप स्लैग सीमेंट बनाना चाहते स्लैग लगेगा, उसका लैंडेड कॉस्ट आप निकाल के रखिए। कहने का मतलब ये है कि लैंडेड कॉस्ट क्यों निकाल के रखना है। आप इस बिजनेस में आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सीमेंट बनेगा पर बैग उसका कॉस्ट कितना आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा महंगा बनाने जा रहे हैं। प्लांट लगाने से पहले टोटल थारो एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, और एक एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी इस बिजनेस में आइए। आप तो प्लांट लगा ले रहे हैं लेकिन सीमेंट को बेच ही ना पा रहे हो, तो मार्केटिंग टीम का नॉलेज होना जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड से हैं, आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सीमेंट का, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि सीमेंट को कैसे बेचना है, कैसे सेल आउट करना है। तो वो बेनिफिट लेके आप प्लांट में आ सकते हैं कि आपको मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाना है, कि आपको इंटीग्रेटेड वीएसके प्लांट लगाना है, कि रोटरी किल लगाना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लैंडेड कॉस्ट, क्या मटेरियल कॉस्ट आएगा, क्या मैन पावर कॉस्ट आएगा, क्या पावर का कॉस्ट आएगा, क्या इक्विपमेंट का कॉस्ट आएगा, ये सारा जानकारी होना जरूरी है। ये ब्रीफली आपको निकाल के रखना पड़ेगा। ये नोट डाउन करके आप रखिए और एनालिसिस कीजिए। अगर कोई डाउट है आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपका कॉस्ट इतना आएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ये आप क्लियर करने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि हमको प्लांट लगाना है। रॉ मटेरियल में कोल का भी यूज होता है, पेटकोक का भी यूज होता है। बीएसके प्लांट में क्या है कि दोस्त, थोड़ा सा जो कोल और पेटकोक का यूज है, अगर रोटरी किल्स की तुलना में करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। वो वेरी करता है कि 10% से लेके 20% के बीच में ही होता है। और जो कोल और पेटकोक है, इसका एनालिसिस होगा उसकी कैल्फिक वैल्यू कितनी है। तो कैल्फिक वैल्यू के हिसाब से उसका जो वेरिएशन है, उसका जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होता है। इतना कैल्फिक वैल्यू चल रहा है तो उसके हिसाब से हमको कोल करीब 13% 14% मिक्स करके यूज करना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि वीएसके प्लांट में क्या सर्किट होता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है। दोस्त सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेम वही प्रोसेस होता है जैसा रोटरी किल्न का होता है। हमने इसके बारे में 3-4 वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देखिए कि हाउ टू मेक द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसके वीडियो आप देखिए, वही सारे इक्विपमेंट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा वही जो रोटरी किल्न है उसको चेंज करके वर्टिकल शाफ्ट किल्न होता है। तो अगर हम शुरू से आते हैं तो आपको सबसे पहले लाइमस्टोन का क्रशिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। क्रशिंग यूनिट लगाने के लिए आपको हो सकता है कि जा क्रशर लगाना पड़े, जा क्रशर के बाद में हैमर क्रशर का लगाना पड़े। अगर आपके पास में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो आप सीधा इम्पैक्ट क्रशर भी लगा सकते हैं। वहाँ पर 1000 mm साइज तक के बोल्डर लाइमस्टोन के क्रश करके वो आपका जो डिजायरेबल आउटपुट है बाल मिल के लिए 30 mm 40 mm तक का आपको मिल जाता है। हैमर क्रशर के बाद में आप ऑप्शन होता है कि आप स्टैक कीजिए प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के लिए। लाइमस्टोन के लिए आप सेपरेट में स्टेकर रिक्लेमर लगा सकते हो। अगर प्रॉपर तरीके से उससे भी अवॉइड करना है तो आपको अलग अलग ग्रेड में होपर होगा, लाइमस्टोन होपर, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, लेटराइट
और चौथा है कि आप कोल का भी होपर आप रखिए कोल। तो इन चारों को प्रॉपर रॉ मिक्स के साथ में आपको मिक्सिंग करना पड़ेगा। रॉ मिल में जनरली बीएसके प्लांट में बाल मिल ही यूज किया जाता है, क्योंकि बाल मिल में जो लाइमस्टोन है, लेटराइट है, प्लस कभी कभी क्ले भी यूज होता है और साथ में कोल, इन चारों का प्रॉपर मिक्स करके ग्राइंडिंग किया जाता है। रोटरी किल्न में केस में क्या होता था कि रॉ मिल के साथ में कोल का ग्राइंडिंग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर यही एक थोड़ा सा अंतर होता है कि रॉ मिल में ही कोल का भी ग्राइंडिंग होगा और प्रॉपर रॉ मिल के साथ में ही प्रॉपर मटेरियल का मिक्सिंग होता है बाल मिल में। मींस लाइमस्टोन, लेटराइट, कुछ मात्रा में क्ले और कोल या पिट कोक, इन का टोटल ग्राइंडिंग करके इसका जो साइज है 19 माइक्रोन तक का बना लिया जाता है पीस के। उसके बाद में इसको ब्लेंडिंग सेलों में इकट्ठा कर लिया जाता है प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के बाद में कांस्टेंट फीड रेट से इसको कन्वेयर भी लगा रहता है, सॉलिड फ्लो मीटर भी लगा रहता है, आपस में उसका सिंक्रोनाइजेशन रहता है और कांस्टेंट फीड रेट से एलिवेटर से होता हुआ जो रॉ मिल है वो जाता है नोडलाइजर में। नोडलाइजर में उसका छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं, ऑटोमेटिक बॉल्स बनते हैं करीब 30 mm 40 mm साइज तक का। वो फिर फीड होता है रोटरी फीडर के द्वारा वर्टिकल सॉफ्ट किल्न में। रोटरी किल्न में क्या होता है कि सीधा पाउडर्ड रॉ मिल फीड होता है प्रीहीटर टॉप साइक्लोन में। लेकिन यहां पर क्या है कि वर्टिकल सॉफ्ट किल्न में नोडलाइजर मीन्स जो नोडलाइजर बनते हैं दोस्त, इसको बनाने के लिए वाटर का यूज होता है। मीन्स पाउडर किसका, लाइमस्टोन का, लेटराइट का और कोल का और थोड़ा मात्रा में क्ले और साथ में पानी मिला के प्रॉपर मिक्सिंग करके उसका एक रेशियो रहता है कि इतना ही वाटर हमको इसमें मिलाना है, करीब करीब 5 to 7% तक का वाटर मिलाते हैं इसमें और उसको छोटे छोटे गोली फॉर्म में बनता है। नोडलाइजर उसको बोलते हैं, नूडल्स फॉर्मेशन में बनते हैं, वही फीड करते हैं हम वर्टिकल सॉफ्ट किल्न में। वर्टिकल सॉफ्ट किल्न में कई सारे जोन होते हैं, कैल्सिनेशन जोन होता है, बीच में सिंटरिंग जोन होता है, उसके बाद में कूलिंग जोन आता है और जो रॉ मिल है वो प्रॉपर तरीके से क्लिंकर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। बॉटम में रोटरी फीडर लगे रहते हैं जिसके द्वारा क्लिंकर बनने के बाद में वो डिस्चार्ज होता है। रूट ब्लोअर लगे रहते हैं, जो भी सेकेंडरी एयर का जरूरत पड़ता है, प्राइमरी एयर का जरूरत पड़ता है भरने के लिए, जो सहायक होता है वो प्रॉपर तरीके से उसमें ब्लोइंग एयर दिया जाता है। टेम्परेचर पता चलता रहे हर एक जोन में कि कूलिंग जोन का टेम्परेचर क्या है। इनसाइड में जो वर्टिकल सॉफ्ट है अंदर में रिफ्रैक्टरी लगे रहते हैं कि जो आउटर सरफेस है वो खराब ना होने पाए, जो सेल है उसका सेल इसका दोस्त मूव नहीं करता है। मीन्स मूविंग पार्ट क्या हो गया, पहला जो सबसे टॉप में रोटरी फीडर लगा है कि जो हमको मटेरियल फीड करना है वर्टिकल सॉफ्ट किल्न में वो थ्रू आउट एक्सप्लेस हो यूनिफॉर्मली, और सबसे बॉटम में रोटरी फीडर लगा रहता है मटेरियल का डिस्चार्ज करने के लिए कि मटेरियल डिस्चार्ज होके प्रॉपर फीड रेट के साथ में वो बॉटम में आए। कुछ रिटेंशन टाइम होता है कि टॉप में जब हम रॉ मिल को फीड करेंगे, जब बॉटम में क्लिंकर बन के निकलता है तो उसका एक रिटेंशन टाइम होता है, वो रिटेंशन टाइम के बाद ही क्लिंकर बाहर आता है। बीच जोन में टेम्परेचर पता चलता है, इसके लिए थर्मोस्टेट लगे रहते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस पे हर 2 मीटर या 3 मीटर जोन पे डिफरेंट जोन में थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जिसके द्वारा ये पता चलता रहता है कि हर जोन में कितना टेम्परेचर है वर्टिकल सॉफ्ट किल्न के इनसाइड में, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी से ही ये पता चलेगा हमको सेकेंडरी एयर का क्वांटिटी कितना देना है। कोल की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि जो हमने मिक्स किया वो कम है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। क्लिंकर फॉर्मेशन सबको पता है कि जब 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा फाइनली मिनिमम, उसी समय क्लिंकर का फॉर्मेशन जहां पर C3S की वैल्यू, C2S की वैल्यू और C3A की वैल्यू
में कन्वर्ट होगा प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के साथ में, और फिर डिस्चार्ज होगा बॉटम में। फिर इसको बेल्ट कन्वेयर के थ्रू या डिप पैन कन्वेयर के थ्रू क्लिंकर सेलों में इकट्ठा किया जाता है। क्लिंकर बनने के बाद में दोस्त, इसके बाद में आप बाल मिल लगा सकते हैं, वर्टिकल रोलर मिल लगा सकते हैं। अगर आप छोटे प्लांट में हैं तो बाल मिल से स्टार्ट कीजिए। क्लोज सर्किट कोशिश कीजिए क्लोज सर्किट लगाने के लिए, जहां पर प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के साथ में जो क्वालिटी पैरामीटर है सीमेंट का वो बेहतरीन मिलेगा। पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाइए। पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के बाद में उसमें पैकिंग प्लांट में जाके उसका आप प्रॉपर जो 50 kg का स्टैंडर्ड बैग में फिलअप करके उसका डिस्पैच कीजिए, मार्केटिंग में भेजिए। अब बात आती है कॉस्ट कितना लग जाएगा अगर हमको मिनी सीमेंट प्लांट लगाना है, वो भी वीएस के डिज़ाइन का। दोस्त इसमें आपको मैं फिर से क्लियर कट बता देना चाह रहा हूँ कि आपको मिनिमम इसमें 10 to 12 करोड़ लग जाते हैं। फाइनली बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल इक्विपमेंट लगा लिए, लैंड एक्विजिशन करके आप इक्विपमेंट को बैठा लिए। अब आपके पास में पैसा होना चाहिए इनिशियल में, स्टार्टअप के लिए। इनिशियल में प्लांट इस्टेब्लिश होने के बाद में रॉ मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए करीब करीब आपके पास में 4 महीना 4 मंथ का इनिशियल में प्लांट चलाने की कैपेबिलिटी के साथ में उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मान लीजिए 4 मंथ का पावर कितना जाएगा उतना आपके पास में इनिशियल में होना चाहिए स्टॉक। ऐसा नहीं कि आपने सीमेंट बनाया तुरंत बिकना स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसके लिए आपको मार्केट बनाना पड़ेगा। आपको पहले ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा कि हमारा इस क्वालिटी का सीमेंट आने वाला है मार्केट में, कि लोग अवेयर हों, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। लोग आपके सीमेंट को खरीदें रिलायबिलिटी के साथ में। उसके लिए आपको 3-4 महीना मिनिमम लग जाएगा अगर आप फुल इफिशिएंसी के साथ में अपने मार्केटिंग की टीम को इस्टेब्लिश करते हो। अगर आप मार्केटिंग टीम के बारे में अच्छे से जानकारी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ कम होने वाला है इस बिजनेस में, और आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस आप अंपायर खड़ा कर सकते हो। तो जो कॉस्ट का ब्रेकअप है आप देख सकते हैं कि आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए करीब करीब 450 लाख रुपीज़ लग जाते हैं। सिविल वर्क के लिए लग जाएंगे, आपको इंस्टॉलेशन इरेक्शन के लिए लगेगा, पोल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट आपको लेना पड़ेगा, लेबोरेटरी का इक्विपमेंट लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के लिए आपको इक्विपमेंट लेना पड़ता है। तो इसके लिए करीब करीब आप ब्रेकअप आप खुद देख सकते हैं। करीब करीब यहाँ पर तो आपको दिखाया है कि 10 करोड़, तो मान के चलिए कि 10 to 12 करोड़ तक का लग जाता है अगर आप 100 TBT से लेके 200 TBT तक का वीएस के प्लांट लगाते हैं। तो अब बात आती है पावर रिक्वायरमेंट। दोस्त वीएस के प्लांट लगाने के लिए आपको मिनिमम 100 किलोवाट पर टन के हिसाब से पावर लगने ही लगने वाला है। इसी के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए क्या ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी होगा। और क्योंकि आपको वीएस के प्लांट लगाना है तो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलाना पड़ेगा प्लांट को। ऐसा नहीं है कि आप ए शिफ्ट में चला लिए बी शिफ्ट में चला लिए, नहीं, आपको टोटल थ्रू आउट 24 आवर्स चलाना पड़ेगा। आपको बीच में बंद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बीच में बंद किया तो आपको उतना हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस को बचाने के लिए वीएस के प्लांट को, चाहे रोटरी किल्न हो चाहे वीएस के प्लांट हो, उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलाना पड़ता है। जो भी हीट लॉसेस है उसको मिनिमम टू मिनिमम करना पड़ता है, एनर्जी लॉसेस ना होने पाए। ऐसा नहीं है कि पिक आवर में रेट ज़्यादा उस समय प्लांट बंद कर ले, नहीं, आपको 24 आवर्स में चलाना पड़ेगा। ये ऑप्शन केवल ग्राइंडिंग यूनिट में है कि आप पिक आवर में आप बंद कर लीजिए। यहाँ आप बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका जितना आप बंद करने जाएंगे उतना तो हीट लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और करीब करीब 1 मेगावाट का पावर लग जाता है अगर आपके प्लांट की कैपेसिटी 100 टन पर डे है। तो मैन पावर कितना लगेगा दोस्त, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाह रहा हूं। अगर आप 100 टन पर डे का वीएस के प्लांट लगाने जा रहे हैं या 200 टन पर डे का वीएस के प्लांट लगाने जा रहे हैं, मिनिमम 57 से लेकर 60 मैन पावर तो लगेंगे ही लगेंगे, जिसमें आपको अकाउंट का पीपुल रखना पड़ेगा, एक HR का पीपुल रखना पड़ेगा, मैकेनिकल का इंजीनियर रखना पड़ेगा। अगर तीनों शिफ्ट में क्योंकि चलाना है तो 3 रखने पड़ेंगे मिनिमम, रिलीवर मतलब 4 रखने पड़ेंगे, शिफ्ट इंजीनियर रखना पड़ेगा, जनरल में 1 इंजीनियर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल के हर शिफ्ट में टेक्नीशियन रखने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट का हर शिफ्ट में टेक्नीशियन रखना पड़ेगा, डिस्पैच के लिए, पैकिंग प्लांट के लिए, सब में आपको 3-3 4-4 आदमी रखने पड़ते हैं और पड़ेगा। अगर सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगा रहे हैं तो उसके लिए भी सेपरेट मैन पावर चाहिए। तो आप कितना भी कम कर लीजिए, मिनिमम में हम चलाएंगे तो आपको करीब करीब 60 पीपल तो लग ही जाते हैं।
इस प्लांट को चलाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर रखना पड़ेगा, सेमी स्किल्ड लेबर रखना पड़ेगा। जो कुछ भी जामिंग आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हैंडल किया जा सके, कोई भी मेंटेनेंस करना, उसके लिए भी आपको मैन पावर लगते हैं। यहाँ जो अगर क्लियरेंस की बात करते हैं तो वाटर यूज होगा ही, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वाटर हम यूज करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, वो मस्ट है। कंसेंट फॉर ऑपरेशन, कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, ये सब क्लियरेंस लेने के बाद आपको पब्लिक हियरिंग भी कराना पड़ता है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, या ये रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। इर्द गिर्द जितने भी सराउंडिंग एरिया हैं, विलेजेस हैं, क्या इफेक्ट आने वाला है आपको प्लांट लगाने से, और क्या आप बेनिफिट देने वाले हैं विलेजर्स को, ये इसके लिए आपको पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन के लिए जो भी क्लियरेंस लेना है गवर्नमेंट से, उसको आपको लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको लगना ही लगना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर आपको बैठाना पड़ेगा। फायर एंड सेफ्टी के लिए मैन पावर रखने पड़ेंगे, उसके लिए इक्विपमेंट भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा कि हम प्लांट लगाने जा रहे हैं और फायर एंड सेफ्टी के लिए ये इक्विपमेंट लगाने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। लाइमस्टोन यूज करने जा रहे हैं, यहाँ माइंस है तो माइंस बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव यूज होता है। तो एक्सप्लोजिव के लिए चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोजिव ऑफिसर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि हम एक्सप्लोजिव यूज करने जा रहे हैं, उसको खरीदना भी पड़ता है। ये था मोटा मोटा कि आपको ये सब क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। तो दोस्त, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।